तो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 23 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और इसमें अपन देखेंगे कि कैसे सारे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई किया जाता है, उन पे कंसेप्ट क्या लगेगा, या फिर मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। हर एक चीज को बहुत डिटेल वे में अपन देखेंगे। इससे पहले भी अपन सारे पीटीएस को काफी अच्छे से सिंपलीफाई कर चुके हैं और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अगर कोई चाहे तो वो वाली प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकता है, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दिया है। तो भाई अब अपन चलते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 15 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ये है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है अपन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो एक बात बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाली टर्म्स दिखे, तो चार फॉर्मूले होते हैं, वो चारों आपको मेमोराइज होने चाहिए। और भाई देखो एक बात बताता हूँ कि कभी भी फॉर्मूले को रटने मत लेके बैठना। भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें अपने आप मेमोराइज होती जाती हैं। याद करोगे तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। मेमोराइज करी हुई चीजें नहीं याद रहती हैं, उनको बार-बार रिवीजन की नीड पड़ती है। भाई बार-बार प्रैक्टिस करोगे, भाई बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज अपने आप मतलब माइंड के अंदर रहेगी। तो देखो इस चीज के लिए अपने पास में 4 फॉर्मूले हैं, मैं चारों से आपको वाकिफ करवाता हूँ। ये देखिए, ये 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब भाई ऐसा ही नहीं है कि फॉर्मूले लिख के ले आए, उनको अपन ने देख लिया, क्वेश्चन कर लिया, नहीं। एक चीज समझिएगा, मेरे को पता है सबको आते होंगे, नहीं भी आते हैं तो एक छोटी सी चीज देखिएगा कि पहले 2 फॉर्मूले उनमें a प्लस बी प्लस सी आ रहा है और अगले 2 फॉर्मूलों में a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। फिर ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो इसे अपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं। ये फॉर्म ज्यादा बेटर होती है। और लास्ट वाला तो सबसे इजी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों में देखो क्या होता है कि भाई आप पहले स्क्वायर वाले टर्म लिख रहे हो, फिर माइनस में 3 गुणा कुछ कर रहे हो और इसमें 3 गुणा कुछ लिखा है और बाद में स्क्वायर कर रहे हो। तो मतलब ये याद करने का तरीका है। ऐसी चीजों को मतलब इमेज बनाइए दिमाग के अंदर, याद बहुत अच्छे से रहेगा। और एक ये कंडीशन होती है, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में काम आ जाती है। तो इन्हीं को अपन अप्लाई करते हैं और अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या डेटा दे रखा है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा क्योंकि देखो ये वैल्यू भी दे रखी है और ये वैल्यू भी। तो अप्लाई करते हैं अपन। ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो देखो ये वाली चीज की वैल्यू ही तो अपन निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी। भाई पूरा बार बार लिखने की नीड नहीं है, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या था 3 टाइम्स ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी है। तो इसमें और अपॉन में इसके भाई क्या करना है, 9 भी करना है क्योंकि ये चीज की वैल्यू ये है, अपॉन 9 करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में ये क्या आएगा 15 का स्क्वायर तो होता है 225 माइनस में 3 इंटू 74 आएगा, लिख देते हैं 3 इंटू 74 और अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ये देखो 225 में से इसको गुणा करेंगे तो 222 बनेगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इस 3 से 9 घटेगा 3 बार, 3 से 15 घटेगा 5 बार। पहले क्वेश्चन का आंसर 5 आ गया, एकदम से करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आई अपन को। चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे अपन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, और भाई इन चीजों का अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक कॉपी मेंटेन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए प्लीज। बहुत काम की चीजें हैं ये। ठीक है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि एक आदमी है, उसने एक वस्तु को 420 रुपए में बेचा है, मतलब अपने पास में एसपी जो है ना वो 420 रुपए है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये बोल रहा है कि पहले अंकित मूल्य पर डी% की छूट दी उसने, फिर उसी अंकित मूल्य पर एक और छूट दी। यदि अंकित मूल्य 560 है तो डी का मूल्य बताओ। भाई एक बात ध्यान देना, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। कैसे, मैं पहले इसका मतलब समझा देता हूं फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्या होता है कि जैसे अपन को मान लो कोई भी एक आइटम दे रखा है, उसके ऊपर मार्क प्राइस दे रखी है मान लो 500 रुपए, फिर अपन को उसके ऊपर 25% का अगर डिस्काउंट देना है तो देखो अपन क्या करेंगे, 500 के ऊपर 25% का डिस्काउंट देना है तो 75/100 लिखेंगे। मैंने 100 में से 25 को घटाया, फिर मैंने वो डिस्काउंट दिया। अब अगर वो अपन को ऐसे बोल देता है कि आपको एक और बार नॉमिनल सेम वैल्यू का नॉमिनल डिस्काउंट देना है, मतलब इस बार आप 25% की जगह 25 वैल्यू का डिस्काउंट दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो मैं सॉल्यूशन करूंगा, आपको और बेटर समझ में आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो बेटर लगे वो आप चूज कर लीजिएगा, ये आप पे है। ठीक है, देखो क्या होता है कि एसपी 420 दे रखा है और अंकित मूल्य 560, मतलब कि मार्क प्राइस इसने दे रखा है 560 रुपए। मेरे को एक बात बताना,
₹560 की चीज है, पहले मैं उस पे डी परसेंट का डिस्काउंट देता हूं। तो मैंने क्या बोला भाई, 100 में से मैंने 25 को घटा के 75 लिखा था, तो 100 में से अपन डी को घटाएंगे, इतने परसेंटेज का वो डिस्काउंट दे रहा है, भाई परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा। अगला डिस्काउंट उसने कितना दिया है, नॉमिनल वैल्यू का दिया है, और डी परसेंट का, भाई वैल्यू तो सेम है ना, डी परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है दोनों जगह पे, तो डी परसेंट का डिस्काउंट देगा। इस बार 100 में से नहीं घटाएंगे अपन क्योंकि नॉमिनल वैल्यू है, तो इस बार डी बटे 100 का डिस्काउंट दे देगा। ऐसा करने से उसकी क्या आ जाती है, एक बात ध्यान रखना, ध्यान लिख के दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब भी अपन, लाल कलर से लिखूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर लाभ या हानि करते हैं तो अपनी सेलिंग प्राइस आती है, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस पे अपन डिस्काउंट देते हैं या फिर अपन टैक्स लगाते हैं, तो यहां से क्या आती है, आपकी सेलिंग प्राइस आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ठीक है, स्टार मार्क वाले हैं। तो अब भाई मार्क प्राइस थी, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया तो क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस 420 दे रखी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, डी निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। मैं निकाल के दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। भाई 560 को उधर भेज देंगे अपन और इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम इसका 100 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 100 माइनस डी। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा भाई, जब उसने डी परसेंट का डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट है, तो ये माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये माइनस डी आ जाएगा और बराबर में 420 और बटे में 560। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 14 से 3 बार, 14 से 4 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार, ये तो बन गया 100 माइनस 2d, 100 माइनस 2d, और 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 आ जाएगा। 100 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, यानी 25 बराबर 2d आ गया। और आप यहां से d निकालोगे तो 12.5% का आपका डिस्काउंट आ जाएगा। आप पहला आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन एक और मेथड बताएंगे अपन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको इजी लगे, बेटर लगे, जिससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बने, जो चमके आपके दिमाग में, वो फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है सेकंड मेथड, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। भाई एक बात बताइए कि आपको एक चीज की मार्क प्राइस दे रखी है और एक चीज की सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेम चीज की। अगर आप इस पे कोई भी डिस्काउंट ना दो तो आप इसी प्राइस पे बेच रहे होते, पर आपने तो डिस्काउंट दे दिया। तो भाई मैं डिस्काउंट निकालना चाहता हूं तो मैं मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दूंगा। 560 में से मैंने 420 को घटाया तो मेरे पास में 140 आया। 140 का डिस्काउंट दिया है मैंने 560 वाली चीज के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 आता है। इसको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। 25 लेकिन कब आया, जब मैंने 2 डिस्काउंट दिए। मैंने तो उसको एक ही मान के सोल्व कर लिया ना, लेकिन दोनों अपन ने तो सेम डिस्काउंट दिए हैं, तो 25 के अंदर भाग देना पड़ेगा 2 का, यानी 12.5% का आपका डिस्काउंट है। और आपको ये मेथड बेटर लग रहा है तो आप ये फॉलो कर लीजिए, जो बेटर लगे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया होगा, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूं, मैं बताता हूं क्या। ए की आय बी की आय का 80% है। एक देखो, दो तरीके बच्चे होते हैं। पहले बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि वो ए की आय और बी की आय को मानेंगे, फिर ए के व्यय और बी के व्यय को मानेंगे, उसमें एक्स और वाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। दिक्कत कहीं नहीं है, कोई भी मेथड में नहीं है, आंसर आ जाता है आपका। बस मैटर क्या करता है कि आप कितना टाइम बचा रहे हो या फिर आप कितना स्पीडली चीजों को कर रहे हो। मैं बताता हूं, आप इधर से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो चाहे उल्टा आ जाओ, उल्टा आने में बेटर आपकी टाइम सेव होगा। कैसे बताता हूं, देखिएगा। ए की आय बी की व्यय का 90% है। मेरे को एक बात बताओ, ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, क्या क्या चीजें होती हैं भाई, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है, और क्या होता है, सेविंग्स होती है। बिल्कुल सही बात है। इसने क्या बोला कि ए की आय बी के व्यय का 90% है, बी के व्यय को 1000 मान लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसने क्या बोला, ए की आय बी के व्यय का 90% है, यानी जो ए की आय है इसका 90% निकालेंगे, 900 आ जाएगा। मेरे पास में ए की इनकम आ गई। देखते जाइएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसने क्या बोला, कलर चेंज कर लेते हैं। इसने बोला कि इनकम ऑफ ए जो है वो 80% है बी की इनकम की। भाई ए की इनकम बी की इनकम की 80% है, तो बी की इनकम निकाल लो ना। अब कैसे निकलेगी, अब इसमें आप स्मार्ट ट्रिक करिए। देखो, कोई बच्चा तो डायरेक्टली कर लेगा कि 80% है तो 900 और गुणा 100 और बटे 80। या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं चमक रहे तो आप ऐसे कर लो कि इसने क्या बोला कि ए की इनकम 80% है बी की इनकम की, बी की इनकम को एक्स मानो, उसका आप 80% निकालो,
वो अपन को 900 के बराबर दे रखा है। अरे तो यहां से भी x निकालोगे तो 900 गुणा 100/80 तो आएगा, वही तो मैंने किया है। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 4 से 2 बार काटो, 4 से 25 बार काटो, 2 से इसको 45 बार काटो, 45 इंटू 25 लिख दो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, बी की इनकम निकल जाएगी। 25 पंजे 125 का 5, 12 कैरी लग गई, 25 चौका 100 और 12 112 आ गई। ये बी की इनकम आ गई है। अब आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर का। भाई ये 1000 है तो ये 600 है। अब मेरे को आपने बताओ कितना टाइम, मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगे होंगे ये चीजें लिखने में। भाई समझाने का मैटर अलग होता है, आप खुद सॉल्व करोगे तो इतना टाइम थोड़ी लगोगे। ठीक है भाई, ये कितने रुपए सेव कर रहा है, 300 रुपए। ये कितने रुपए सेव कर रहा है, 125 रुपए। इसने क्या पूछा है कि ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। अरे भाई कितने प्रतिशत के लिए, पहले वैल्यू में देखो, 175 अधिक है। किसके ऊपर अधिक है, 125 के ऊपर अधिक है। परसेंटेज के लिए 100, 25 से कटेगा 5 बार, और 25 से ये कितना बार कटेगा, 25 से ये 7 बार कटेगा, 5 से इसको 20 बार काट दो, 140% अधिक है। पहला आंसर टिक कर दोगे। भाई मुश्किल से मुश्किल जो 36 सेकंड का अपना क्वेश्चन का टाइम होता है, उसी में आप क्वेश्चन को आगे सोल्व करके बढ़ जाओगे। ठीक है, 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है कुछ नहीं, दम नहीं है, दिमाग लगाना है। भाई हर एक चीज को 3, 5, 7 और 11 की पावर में लिखनी है, तो हर एक चीज को डिवाइड कर दो ना इन नई नंबरों से। तो देखो 11 से डिवाइड करने के लिए मैंने डिविजिबिलिटी ट्रिक बताई है आपको, और वो इतनी शानदार ट्रिक है, शॉर्ट्स वीडियो में पड़ी है अपनी प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर लेना। क्या होता है, 8 और 7 15, 15 माइनस 4 11, बिल्कुल 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं 11 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ इसे, तो देखो क्या आएगा, 7 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब ये भी तो भाग हो रहा है ना, कितनी बार, 7 गुणा 11 बार। तो मैंने पहले वाले नंबर को ब्रेक करके लिख दिया। अब अपन लिख रहे हैं 385 को। 385 में भी देखो 5 और 3 8, 8 माइनस 8 0, 0 का मतलब 11 से भाग जाएगा। कितनी बार, 3 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। अरे 35 को भी लिख सकते हैं अपन, क्या, 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। मेरे को बस 5, 7 और 11 और 3 की फॉर्म में ब्रेक करना है, मैं करते जा रहा हूँ। अब 675 को देखो, भाई 6 और 5 11, 11 माइनस 7 4, यानी 11 से तो नहीं जाएगा, नहीं तो 25 से जाएगा। 25 से देखो कितनी बार जाएगा, 25 से 5, 25 से 2 बार 50 जाता है, फिर 17 बचेगा, 175 यानी 7 बार जाएगा। अब क्या होता है, इसको और ब्रेक करो, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब, आराम से हो रहा है। ये लास्ट बच गया, इसको कर लो। 3025 को कैसे करोगे, ये देखो, 2 और 3 5, और 0 और 5 5, 5 माइनस 5 0, 11 से जाएगा। ठीक है, अरे भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ट्रिक देख के आओ, बहुत आराम से समझ में आएगा। तो 11 से मैंने भाग दिया, 11 दूनी 22, फिर 8 यानी 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 95। अब इसको फिर काट लो, 25 से कटेगा। 25 से कितनी बार कटेगा, 25 एकम 25, फिर 25 एकम 25, और ये तो 11 का स्क्वायर आ गया, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, और ये 5 का स्क्वायर है। सारी चीजें ब्रेक हो गई। अब सारों की पावर्स कंबाइन कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 3 की पावर कितनी आई है, 3 की पावर 3 ही आई है सिर्फ, और 5 की पावर कितनी आई है, देखो 2 तो यहाँ है, ये रही 3 और ये रही 5, तो 5 की पावर 5 हो गई, मैंने जोड़ के लिख दिया। 7 की पावर देखो 1 2, सिर्फ 7 की पावर 2 आई है। 11 की पावर 1 2 3 4 5, 11 की पावर कितनी आई है, 5। अब अपन को ए बी की अगर वैल्यू लिखनी है, तो एक गुणा भी लिखना है अपन को, तो यानी 3 गुणा 5 आ जाएगा, 3 गुणा 5 आ जाएगा। माइनस में सी डी की वैल्यू लिखनी है 7 और 11 के लिए, तो 5 गुणा 2 10 आ जाएगा। 15 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा, 5, 5 अपना आंसर आ गया। बहुत आसान है भाई, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, टेबल से याद करो, स्क्वायर से याद करो, ट्रिक सीखो। अपनी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देखो, इतनी शानदार शानदार ट्रिक्स हैं, बहुत टाइम सेव करेंगे आपका एग्जाम के अंदर। 5 नंबर के पे चलते हैं क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इजी है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दे रखा है, अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पहली अपनी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गई, बराबर में 3 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक में घुसोगे तो उल्टा पड़ जाओगे, ज्यादा टाइम ले जाओगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, कहां कहां फंसोगे। आराम से ऐसे देखो कि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, बिल्कुल होता है। अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, भाई इसे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। कोई दिक्कत लगी, नहीं लगी, ये इससे कट गया, जादू हो गया ये तो। कैसे, क्योंकि देखो 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4 आएगा, यहां से कोस थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस 3/4 आ जाएगा, जो कि 1/4 बन गया।
मैंने एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया। अब मेरे को एक बात बताना आप, इतना तो चमक रहा है कि cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अरे तो भई इन चीज़ों की वैल्यू निकालना अब बच्चों का खेल नहीं हो गया क्या? आपके पास में बेस है, हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? पाइथागोरस लगा के निकालोगे। कितनी आ जाएगी? भई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का रूट आ जाएगा। पाइथागोरस लगाई है मैंने, यानी रूट 15 आ गई अपनी पी। आपको एक ट्रिक पता है? सबको पता होती है यार, ये तो बच्चे-बच्चे को पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? तो भई वैल्यू रखो 2 इंटू यहाँ रख रहे हैं 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर रूट 15 है, बेस 1 है, यानी रूट 15 बटे 1 आ गया। प्लस में 4 इंटू sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट 15 अपॉन 4, रूट 15 अपॉन 4 माइनस में sec थीटा। sec तो cos का उल्टा होता है, तो 1 बटे 4 का उल्टा 4 बटे 1 कर दो, ठीक है? देखो 4 से 4 कट गया। अब आगे क्या होगा? भई ये तो बन गया 2 रूट 15, ये सिर्फ रूट 15 यानी 3 रूट 15। 3 रूट 15 तो काफ़ी ऑप्शन में है। आगे -4 आएगा, -4 इस ऑप्शन में है, यानी ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकदम आसानी से आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। चल लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि 140 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का इनके साथ में अनुपात क्या है? ये तो देखो डीआई के क्वेश्चन मतलब बोनस। कैसे? 140 या उससे अधिक किसने प्राप्त किए हैं? भई इन्होंने प्राप्त किए हैं 140 या उससे अधिक तो। कितने हो गए? 55 प्लस 40 प्लस 15। 55 प्लस 40 प्लस 15 इनका अनुपात किसके साथ बताना है? 60 से 120 तक। भई 60 वाले ये हैं, 120 वाले यहाँ तक हैं। बस ये 3 डब्बे आएँगे। क्योंकि इससे आगे वाले में 120 से ज़्यादा है, इससे पीछे वाले में 60 से कम है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? भई देखो थोड़ा-सा दिख रहा कम है, 32 प्लस 45 प्लस 60। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भई नज़रअंदाज करिएगा। मेथड और कांसेप्ट सीखने पे ध्यान दीजिएगा। 32 प्लस 60 प्लस 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 55 और 15 हो गए 70, 70 और 40 हो गया 110 और 60 और 40 100 और 30 130 और 7 137 बिल्कुल कायदे से अपना एकदम सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच कर गया है। चल लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये देखो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन सभी नंबरों का औसत 55 है, इन सभी नंबरों का औसत 53 है, ए, बी, सी और डी का औसत क्या है? अब ये बताओ ये कोई क्वेश्चन है? भाई बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है। औसत निकालना है, इन सभी को जोड़ो बराबर 55 कर दो। मैं बताता हूँ कैसे। मैं डायरेक्टली जोड़ के लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाद में भी जोड़ना ही पड़ेगा, डायरेक्टली जोड़ लेते हैं अपन। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 आ गया। 7 और 5 12 और 4 16 और 2 18 188 और प्लस में ए भी आ जाएगा। कायदे की बात है, बटे में 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं ये, तो बटे 6 बराबर 55 आएगा, तो मैं डायरेक्टली 55 गुणा 6 कर देता हूँ। और भाई बच्चों की तरह 55 गुणा 6 मत करना, दिमाग लगाओ। 55 का दुगुना करो, क्या होता है 110। अब उसका 3 गुना कर दो तो 330 आ जाएगा। कितना आसान है भाई, 6 की टेबल मेरे को पता है आसान है, पर ये और ईज़ी है। ठीक है, तो यहाँ से ए सॉरी ये a प्लस बी आएगा ना, a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 330 में से 188 घटा देंगे अपन। तो 330 माइनस 188 तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा और 32 में से 18 जाएगा, 14 बच जाएगा, 142 आ गई a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अपन ये में निकाल लेंगे। तो देखो इनको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 9 16 और 1 17 और 2 19 का 9, 1 कैरी लग गई। 4 चौके 16 और 1 17, 17 और 5 22, 229 हो गया प्लस सी प्लस डी बटे भाई ये 7 नंबर है बराबर 53 है, 53 गुना 7 कर दो। अब ये गुना करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 ही 21, 7 पंजे 35 और 371 आ गया। सी प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा। भाई 142 और 142 ये तो मजे हो गए अपने। कैसे? लेकिन यहाँ पे गलती करेंगे, इसीलिए ये मजे किए गए हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। भाई बच्चे पता है क्या करेंगे? a प्लस बी की वैल्यू 142 है, सी प्लस डी की वैल्यू 142 है। वो करेंगे 142 प्लस 142 और बटे 2 और ये 142 को टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये गलत है। कैसे? अरे भाई 142 प्लस 142 तो करना था, पर 1 2 3 4 नंबर हैं भैया जी, तो 4 से भाग दोगे ना आप। 4 से भाग दोगे तो 142 का आधा आंसर आएगा। 142 का आधा कितना होता है? 71 होता है, 71 सही हो जाएगा। ऐसे ध्यान देना है, बस ये छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। बाकी वरना फिर गिल्ट करोगे कि छोटी सी मिस्टेक के कारण 50 आउट ऑफ 50 की जगह 47.5 पे रह गए हो। तो ये ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों का, बहुत गिल्ट होता है उस चीज़ का। ठीक है भाई, 8th नंबर के क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इसके अंदर अपन को क्या गिवन है कि ये एक बहुत ही आसान सी फ्रैक्शन दे रखी है, इसको सिम्प्लीफाई करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, काफ़ी बच्चे मेरे को पता है स्किप करके आगे निकल गए होंगे, क्योंकि ये सबने सिम्प्लीफाई कर लिया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें
कि जैसे बोर्ड मास अपन सब सॉल्व करते हैं, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ सीखने लायक ये है कि वी बोर्ड मास होता है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। तो वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। वी से विनेकुलम होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको दे रखा है 3 - 2 गुणा 4, तो कायदे से तो ये सॉल्व होना चाहिए पहले, पर अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं यानी विनेकुलम लगा दूं तो पहले ये सॉल्व होगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा इस चीज की वजह से। अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो बहुत ईजी है। पहले इनको फ्रैक्शंस को अपन बदल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7/2 प्लस में आ जाएगा 16/3 और ये बनेगा भाग के अंदर 4/3 और गुणा में आ जाएगा 21/4 माइनस में आएगा ये 11/2 और यहाँ अपॉन में आ जाएगा 3/2 गुणा 5/3 और माइनस में 13/2 और भाग में आ जाएगा 7 गुणा 2। ये तो बहुत ईजी है। अब देखो कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। भाई एक बात बताओ, ये भाग वाली चीज को गुणा में बदल सकते हैं अपन, तो मैं इसे यहीं पे गुणा में 3/4 कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, ये देखो 4 चौके 16 कट गए, 3 से 3 कट गया, ये सिर्फ 21 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 7/2 माइनस 11/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई बेस सेम है, इनका एलसीएम सेम है, तो 7 में से 11 घटा के आप डायरेक्टली 4/2 लिख दो, तो ये तो 2 आ गया। सही बात है, तो 21 - 2 कितना हो गया, 19 आ गया ऊपर। तो यहाँ देखो अब 3 से 3 घट गया, 5/2 माइनस 13/2 यानी माइनस का 8/2 आ जाएगा, बटे 2 को ऊपर भेज दिया अपन ने। भाग 7 को मैंने कर दिया गुणा 1/7 और गुणा 2 ऑलरेडी दे ही रखा है। तो देखो 2 दूनी 4 होता है, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, -19/14 अपना आंसर आ जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। मैंने बोला था एकदम बेसिक चीज है, जैसे कि डीआई और सिंप्लीफिकेशन, ऐसे मान के चलना कि बोनस है आपके लिए। बाकी तो अगर अपन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हर एक चीज ही अपने लिए तो बोनस रहती है, क्योंकि सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मान के चलोगे भाई सब इजी है तो सब सच में इजी लगेगा, और डर के जाओगे, हार्ड मान के जाओगे तो सच में चीजें मुश्किल हो जाएंगी, जो आसान है वो भी मुश्किल लगने लग जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर में देखो क्या दे रखा है कि P थर्ड प्रोपोर्शनल है और Q इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इसकी वैल्यू बतानी है। भाई हर बार का रूल है अपना, फॉर्मली रिवाइज करेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B² A, और अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो ए बी सी का होता है, वो होता है B × C/A। और अगर मीन प्रोपोर्शनल की पूछेगा तो वो √AB होता है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं अपने, रिवाइज करते रहिए भाई। इनको अपन लगाते हैं, P थर्ड प्रोपोर्शनल है तो P की वैल्यू आ जाएगी 20² 8 यानी 20 × 20 और बटे 8 आ गया। तो देखो ये तो ऊपर वाला तो कितना बनेगा, 400 बनेगा, तो ये इससे 50 बार कट जाएगा। क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल है यानी 24 × 5/3 आ जाएगा, 24 × 5/3, ये 8 बार कटेगा यानी 40 आ जाएगा। इसने पूछा है 2p + q की वैल्यू, तो अब यार ये बताओ ये कोई चीज है सोल्व करने के लिए, 50 × 2 करना है और उसमें 40 जोड़ना है, तो ये 140 अपना आंसर आ जाएगा। 140 का मतलब ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर पे चलते हैं। ये भी देखो कोई क्वेश्चन बड़ा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे और कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाओगे तो आसान है। कैसे मैं बताता हूँ। एक नाविक है, वो शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी नाव चला सकता है, यानी कि नाव की स्पीड को अपन x लेते हैं, यानी x अपना 9 आ गया, और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है ना उसे अपन y मानते हैं, वो अपन को पता नहीं है, ठीक है। इसने बोला कि 9 घंटे में 40 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल। एक बात बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, ठीक है। तो देखो जैसे मैं क्या बता रहा था कि जैसे इधर आपकी नाव जा रही है और इधर ही आपका पानी भी बह रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, वो पानी आपको सपोर्ट करेगा, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो नाव की बढ़ेगी, यानी कि x + y हो जाएगा। देखो एक बात बताता हूँ भाई, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना और सोचने की कोशिश करना। जब भी अपन वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिनमें बस, बाइक, ट्रेन ये सब होते हैं और उसमें अपन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो अपनी स्पीड्स जुड़ती हैं, पर ये इसके अंदर थोड़ा-सा अलग होती है ये चीज़, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो देखो क्या हो जाएगा, भई क्या होगा, x + y आएगा, x की वैल्यू तो 9 है, यानी 9 + y आ जाएगा। प्लस के अंदर 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम के अंदर x - y आएगा, यानी 9 - y आ जाएगा, ठीक है। इसमें वो कितने घंटे लेता है, वो लेता है 9 घंटे। बन गई इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसने क्या बोला कि वो कितने घंटे लेगा अगर वो 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब फिर से वही बात, 9 + y, और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी 9 - y जाता है, तो कितना आएगा। अब ये बताओ कोई मुश्किल है क्या, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, मुश्किल बना देते हैं बच्चे। आप इसका एलसीएम लोगे, इसको स्क्वायर में लेके आओगे, सिंप्लीफाई करोगे, मत करो ये चीजें भाई, ऐसे जुल्म मत करो, ठीक है।
आसान बनाओ क्वेश्चन को। 44 का और 33 का मैंने बताया है ये कि आप ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करे। एलसीएम निकाल लो इनका, एलसीएम 11 आएगा, यानी कि ये भी 11 से डिवाइड होगा और ये भी 11 से डिवाइड होगा। और देखना आप 35 का और यहाँ पे भी 35 है, यहाँ पे भी 35 नहीं 28 है ना, यहाँ तो सॉरी 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 ये 28 है। तो 35 का और 28 का एलसीएम निकालो तो 7 आएगा, यानी ये 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, 7 से 35 5 बार कटेगा, 11 से 44 4 बार कटेगा, देखो 9 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रही है चीज अपनी। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 3 और 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 का मतलब आंसर आ जाएगा अपना। अब एक बात बताओ, अगर वो अपन से ऐसे पूछ लेता कि नाव की स्पीड क्या है, वो तो 9 है, स्ट्रीम की स्पीड पूछ लेता, अरे तो 11 बराबर 9 प्लस वाई नहीं होता क्या, यानी वाई 2 आ जाता अपना। यहाँ से निकाल लो चाहे, 9 माइनस वाई बराबर 7, आप यहाँ पे वाई की जगह 2 रखोगे तो आ जाएगा बिल्कुल। तो कुछ भी पूछेगा अपन आराम से कर सकते हैं, अपना आंसर 7 आ जाएगा लेकिन इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बिना पेन लगाए बिना भी ये वाला क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई हो सकता है। 11 नंबर पे चलते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू 7/9 दे रखी है, ये दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछ रखा है। भाई फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए अलजेब्रा के लिए, तो जब ही सिंप्लीफाई कर पाओगे। कैसे? एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई के होल क्यूब का, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3xy इंटू में x माइनस वाई। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में यही तो अपन को पूछा है, तो भाई ये वाली चीजें उधर चली जाएंगी पूरी की पूरी, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस में 3xy इंटू में x माइनस वाई। भाई इसका साइन नहीं बदलेगा, ये पूरी एक चीज है, तो ये पूरी माइनस की थी, पूरी की पूरी उधर जाके प्लस की बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर अपन वैल्यूज रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। कैसे? क्योंकि देखो x माइनस वाई की वैल्यू तो है, वो तो रख दोगे आप, यहां भी रख दोगे, x इंटू वाई की वैल्यू नहीं है ना, तो वो यहां से निकलेगी। कैसे? देखो, दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो एक्स वाई आया, फिर यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स बराबर में ये आ जाएगा 21/2। अब अपन को तो लेकिन x माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो इसको x माइनस वाई बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो y तो माइनस का बन जाएगा, x प्लस का बन जाएगा। अब ये देखो x माइनस वाई आ गया, कायदे से सही बोल रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन तो बाहर है, x माइनस वाई की वैल्यू है 7/9, बटे में है एक्स वाई, बराबर में है 21/2। 7 से 21 कट गया 3 बार, एक्स वाई को अपन वहां ले जाते हैं तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2/9 हो जाएगी और माइनस का साइन रह जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब सारी की सारी वैल्यूज अपन इसमें पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा, बहुत ईजी है। अब तो देखो ये इसकी वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, तो x माइनस वाई का होल क्यूब करना है, यानी 7/9 का होल क्यूब करना है, प्लस में 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू तो -2/27 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी, 7/9। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो एक मतलब बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो 7 का क्यूब 343 आ जाएगा, 9 का क्यूब 729 होता है। भाई साइन माइनस का आ जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो 7 दूनी 14 बटे और 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम तो 729 आएगा, यहाँ तो 343 ही आएगा। ये 9 बार इससे गुणा होता है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है और ये 9 का स्क्वायर होता है, और 9 इंटू 14 करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अब 343 में से 126 घटाओ बटे 729 करो, आपका आंसर आएगा। तो देखो 13 में से 6 जाएगा तो 7 आएगा, और फिर 33 में से 12 जाएगा तो कितना, 21 आ जाएगा, यानी 217 बटे 729। ये किसी से कटेंगे नहीं, नहीं दिख रहा है तो कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड ऑप्शन एकदम से अपना सही है। 12 नंबर के ऊपर चलते हैं। अब भाई ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आसान, इसमें पता है एक ट्रिकी पार्ट है। पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग में ये चलता है, जिनको समझ में नहीं आया उनकी बात बता रहा हूं मैं। वो सोचते हैं कि ये इससे पक्का कटेगा, ये कटेगा, यहाँ वन आएगा, यहाँ वन, यहाँ वन आएगा, यहाँ वन आएगा, और ये जो है वो वन बन जाएगा, तो वो 4/1 करके 4 इसको टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बताइए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका होता है। देखो, वैसे तो मैंने पीटीएस नंबर शायद 9 या 10 है, एग्जैक्टली मेरे को नंबर याद नहीं है। उसमें मैंने ये पूरा क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताया था कि मतलब ये चेंजिंग लाइन होती है, ये नॉन चेंजिंग लाइन होती है, एएसटीसी वाला जो रूल होता है वो, और कैसे मतलब क्वाड्रेंट्स में अपन एंगल को चेंज करते हैं, हर एक चीज बताई थी। अभी अपन डिटेल में तो उतना नहीं जाएंगे, अगर किसी को जाके देखना है तो वो वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अभी अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, बताऊंगा अभी भी मैं अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, साइन 23 लिखा है, भाई कोस 67 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 23 लिख सकते हो, क्योंकि देखो 90 में से मैं 23 घटाता हूं तो 67 ही आता है, बिल्कुल प्लस के अंदर।
सेक 52 है, मैं हर एक चीज़ को बदल के लिखूँगा ऐसे ही, साइन 38 है, तो साइन 38 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस 52। अब ये दिमाग भी नहीं लगाना होता है, भई उसने खुद ने दे रखा है, यही नंबर आता है लगभग यहाँ पे। अब जैसे देखो 67 को मेरे को क्या पता 90 में से क्या घटा के लिखते हैं, पर मैंने इधर देखा, फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। प्लस अब इनको मैं सिमिलरली निकाल दूँगा, 2 अच्छे से समझा देता हूँ। बटे में एक बार इस नीचे वाले को भी लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर 20 और tan स्क्वायर 70 है, तो एक को बस अपन बदल के लिख रहे हैं। तो 90 में से 20 घटाता हूँ तो 70 आ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे अपन, लाल कलर से देखिएगा, अलग क्वेश्चन है थोड़ा-सा हट के। भई कोस 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री होता है, 90 माइनस थीटा करते हैं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होता है। भाई देखो जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए मैं डायरेक्ट बातें भी बताऊँगा, वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और जिनको डिटेल में देखना है मैंने हर एक टाइप के बच्चे के लिए चीज़ें बता दी हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी पहली बात तो जो आंसर है वो प्लस का आएगा। और यहाँ पे आया था अपना एंगल, तो ये चेंजिंग लाइन होती है, ये साइन को कोस में बदलती है, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में और सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। तो ये क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा बन जाएगा। ये साइन 23 है, ये भी साइन 23 बन जाएगा। यानी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 23 प्लस के अंदर। अब इसे देखिएगा, भाई ये साइन 90 माइनस 52 है। मैंने क्या बोला? ये लाइन चेंजिंग होती है, साइन को ये कोस में बदलती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव आएगा, यानी ये आ जाएगा कोस 52। और देखिएगा कोस 52 और सेक 52 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कट जाएंगे भैया जी, इसलिए 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको सोल्व करने हैं, तो मैं यहीं बता देता हूँ, ऊपर ही बता देता हूँ। देखिएगा एक बार इन चीज़ों को अपन इरेज़ करते हैं और यहीं बता दूँगा मैं ऊपर ही आप। कैसे? देखिएगा। साइन 67 को आप क्या लिखोगे? सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साथ-साथ दिखते जाएगा, आएगा समझ में। साइन 67 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 23। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यार ये चीज़, वरना बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है। यहाँ पे अपन ने लगाया था कोस के अंदर 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। भाई जिनको समझ में नहीं आया वो ये रट लो, कुछ नहीं करना आपको। तो ये क्या आ जाएगा? कोस थीटा यानी कोस 23 आ जाएगा। पहले से कोस 23 लग रखा था, यानी कोस स्क्वायर 23 आ गया। ठीक है? प्लस के अंदर यहाँ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसे कोस 90 माइनस 52 लिखोगे। कोस 90 माइनस 52 यानी कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, यानी साइन 52 बनेगा। कोसेक 52 और साइन 52 कट जाएंगे क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। अरे रेसिप्रोकल का मतलब है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो आप यहाँ जो साइन 52 आया था उसे 1 अपॉन कोस 52 लिखोगे, कोसेक कोसेक 52, 1 अपॉन कोसेक 52 से कोसेक 52 कट जाएगा। ध्यान ध्यान से सुनना, धीरे-धीरे करके पीछे जाके 2 बार सुनोगे, 5 बार सुनोगे, पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो एसएससी मैन्या चैट चालू है आपके लिए एनी टाइम, ठीक है? तो यहाँ क्या आया? भई यहाँ पे आया था अपना 1, ठीक है? ये 1 आया था अपॉन में। ये देखो अब कोसेक स्क्वायर थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। वही बात है, tan कोट में बदलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं। तो ये कोट स्क्वायर 20 आ जाएगा और कोसेक स्क्वायर 20 और माइनस में कोट स्क्वायर 20 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी होती है अपनी, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा? भई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन में ये भी 1 बन गया। तो भई आंसर 3 आएगा अपना, 4 नहीं आएगा। जिन बच्चों ने दिमाग लगा के किया था उनका 4 गलत हो गया, ठीक है, 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान था। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 30 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बताता हूँ, थोड़ी-सी कहानी समझिएगा। एक 8 सेंटीमीटर भुजा का एक ठोस घन है, ठीक है? इस घन को यहाँ कोमा लगाना चाहिए था। 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में डाला जाता है। यानी कि इसने क्या किया है, मैं आपको कहानी समझाता हूँ कि इसने एक कंटेनर लिया। अब भाई कंटेनर जो है उसकी लंबाई, भुजाई और चौड़ाई दे रखी है। मतलब वो कंटेनर जो है वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म का है। ये क्यूबॉइड बनाया अपन ने। फिर इसने क्या किया, ये कंटेनर लिया, वो घन के आकार का था, ठोस घन, यानी कि एकदम पैक है, सॉलिड है, ठीक है? यानी जैसे रूबिक्स क्यूब होता है आपका, वैसा है ये, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसने डाला, तो यहाँ पे डाला उसको, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि भई देखो जैसे ये पानी का पहले भरा हुआ है यहाँ तक, ये बड़े वाला, तो भई आप इसमें कोई चीज़ डालोगे तो पानी का लेवल थोड़ा-सा बढ़ेगा। तो बस ये अपन से ऐसा पूछ रहा है कि यदि घन पूरी तरह से डूब जाता है तो पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कैसे वृद्धि हो रही है, कैसे कमी हो रही है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? आप एक चीज़ करो बस, मेरे को एक बात बताना, छोटी-सी बात बताना, दिमाग लगाना, सुनना मेरी कहानी को। ज़्यादा डीप डाउन नहीं लेके जाऊँगा, आराम से समझ में आएगा कि जितना पानी का स्तर बढ़ेगा, वो पानी का स्तर बराबर इस घन के नहीं होगा क्या?
ये बात मैंने सही बोली या नहीं बोली, दिमाग पे जोर डाल के समझो। मैंने बोला कि पानी का स्तर उतना ही तो बढ़ेगा जितना इस घन का आयतन है। मतलब जितना घन एरिया घेरेगा, जितना घन जगह घेरेगा, उतना ही तो पानी का आयतन बढ़ेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, घन का आयतन लिखा। घन का आयतन होता है ए का क्यूब, यानी क्यूब का वॉल्यूम लिखा मैंने, तो वो ए क्यूब होता है। ये बराबर होगा, मैंने क्या बोला, जितना इसमें हाइट बढ़ेगी। हाइट कितनी बढ़ेगी? अरे भाई, लंबाई और चौड़ाई तो पहले जितनी रहेगी। लंबाई 16 थी, चौड़ाई 8 थी, उतनी रहेगी। हाइट मैंने बढ़ा दी। अरे तो आप उस हाइट को एच ही मान लो, आप 15 वगैरह का रोल ही मत देखो। आप 15 वगैरह को भूल ही जाओ, आप हाइट को हर बार एच लिखो। यहां से सॉल्व करो। ए का क्यूब, ए अपन को 8 दे रखा है, 8 का क्यूब करना है, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर में 16 इंटू 8 इंटू एच। 8 से 8 कट गया, 8 से 16 2 बार कट गया, 2 से 8 4 बार कट गया। एच का मान अपन ने निकाला, 4 आ गया। यानी कि जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी देगा उससे बढ़ जाएगी, 4 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर देखा था, वो सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन 14 नंबर के क्वेश्चन पे। बोनस आ गया है, डीआई के क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियसली बोनस। इसने क्या बोला, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ए टाइप की 2014 और 2017 में, और है भाई 2000 से लेकर 2017 नहीं है, और है। तो 2014 में ए टाइप की कार ये रही। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं कलर बदल लेता हूं, ये रही। और 2017 में ये रही। तो 200 और 175 का मतलब 375 आ गया। टाइप बी वाली कार 15 और 16 में, 15 और 16 मतलब यहाँ, यानी 250 और 200, यानी कितना आ जाएगा 450। इन दोनों को काट दो, रेशियो ही तो पूछ रहा है। तो ये अपने 25 से कट रहे हैं, 25 एकम 25, फिर 12 बचा, तो 25 पंजे 125। ये कट रहा है 25 से कितनी बार, 25 एकम 25, और 20 बच गया, तो 25 हटे 200। 3 से काटेंगे 5 बार और 6 बार, 5:6 अपना आंसर आ जाएगा। बेसिक है ये तो एकदम। 15 नंबर पे चलते हैं। एक अधूरे टावर के शीर्ष का उसके आधार से 78 मीटर दूर एक बिंदु पर उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। यानी कि एक टावर है, वो अधूरा है भाई, आधा ही बना है, तो एच मान लिया। यहां से 78 मीटर की दूरी के ऊपर एक बिंदु है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस एंगल को 30 डिग्री मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान बन जाए। ओके, आगे चलते हैं। इसने बोला कि टावर को कितना ऊंचा और उठाया जाना चाहिए, यानी टावर को ये ऊंचा उठाना चाहता है ताकि उस बिंदु पर तैयार टावर के तीर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। भैया जी ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है, ये 60 डिग्री बन जाना चाहिए, आप इसको इतना ऊपर उठा दीजिए और कुछ नहीं करना। बिहार वाला टावर जैसा मत बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार वाले टावर जैसा बनाओगे तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। क्या करना है, इसको एक्स बोल देना है। तो अब देखो, पहले अपन क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर आएंगे। इस ट्रायंगल के अंदर मैंने tan थीटा लगाया। tan थीटा ही मेरे दिमाग में क्यों चमका, कई बच्चों का ये सवाल रहता है। तो भैया जी, ये जो एंगल 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर मेरे को पूछी है, और बेस मेरे को दे रखा है। परपेंडिकुलर और बेस अपने tan थीटा में आते हैं, कोट में भी आते हैं, वो भी लगा सकते हो, बाकी tan आसान है। तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर यानी h अपॉन में बेस यानी 78। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बिल्कुल होती है। अगर अपन यहां से h निकालना चाहते हैं, 78 ऊपर चला जाएगा बटे √3। और भाई एक बात बताता हूं, देखो, अपॉन में कभी भी √3, √2, √5 ऐसी चीजें ना रखो तो बेहतर है। कट रहा है तो काटो उसे, भाई √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो देखो ये 3 बन गया, 3 से 78 को काटेंगे तो 24 आ जाता है, यानी हाइट अपनी 24√3 आ गई। आंसर नहीं आया है, सिर्फ ये वैल्यू आई है। अपन को x निकालना है कि कितना ऊपर उठाया जाए। ठीक है, तो देखो क्या होगा। अब अपन क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में चलेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने tan थीटा लगाया, यानी tan 60 लगाया मैंने। तो क्या आ गया, h प्लस एक्स और अपॉन में 78, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, परपेंडिकुलर इस बार पूरा आएगा, बेस पूरा आएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है। h की वैल्यू मेरे पास में 24√3 है, तो वो मैं रख दूंगा। 24√3 प्लस में x और बराबर में 78 को इधर भेज दो, तो 78√3 आ जाएगा। भाई x निकालना था, x ही पूछा था, 24√3 उधर जाके घटेगा 78 में से। अच्छा, अपन ने एक छोटी सी गलती कर दी, 3 से 78 को काटना था तो 26 3 78 होता है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, 26 3 78 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे दूसरे कलर से चेंज कर देता हूँ। 26 3 78 आएगा, ये 26√3 आएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ पे 26√3 आएगा, 26 इसमें से घटेगा तो 52√3 अपना आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, 16 नंबर पे चल लेते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफी रिपीट होते रहते हैं, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, आसान है वैसे। इसने बोला कि ए जो है वो एक काम को 48 दिनों में कर लेता है, बी जो है वो एक काम को 60 दिनों में कर लेता है, और कोई बंदा नहीं है, तो मैं यहां से टोटल वर्क यानी इनकी एलसीएम निकाल लेता हूं। तो इन दोनों का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा।
यानी कि 48 से तो 5 बार भाग जाएगा, 60 से 4 बार भाग जाएगा, ठीक है? यानी ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। आगे पढ़ते हैं, इसने क्या बोला? इसने बोला कि ये दोनों मिलके 12 दिनों तक काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज़। तो भई 12 दिनों तक काम किया इन्होंने 9 की एफिशिएंसी से। तो 12 इंटू 9 सोल्व किया तो 108 आ गया। यानी इन्होंने 240 में से 108 काम कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ए गोज़ अवे, मतलब ए चला जाता है काम छोड़ के। इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। यानी कि जो बी है वो बचे हुए काम का 25% कितने टाइम में कर देगा, ये पूछ रहा है अपन को। तो भई पहले बचा हुआ काम तो निकालो। तो 240 में से 108 काम वो कर चुके हैं, तो काम बचा कितना है? भई काम बच गया, 132 काम बच गया इन दोनों को घटाने पे, क्योंकि 140 में से मतलब 140 बचता, 8 और जाना था, 132 काम बच गया। इस 132 काम को पूरा थोड़ी करवाना है बी से। भई 25% ही तो करवाना है इसका। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। और अपन को बी से करवाना है ये काम सिर्फ, क्योंकि ए तो जा चुका है, तो बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बटे 4 कर दो। 4 चौके 16 बन गया। पूरा तो कटेगा नहीं, तो पहले इस 4 से काटो, तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, यानी 33/4 आएगा। 33/4 को सोल्व कैसे करोगे? अरे भैया जी, 33/4 का मतलब होता है 8 से ही 1/4, बिल्कुल होता है। यानी 8 दिन तो वो पूरे लेगा। तो भई या तो ये ऑप्शन आएगा या ये आएगा, ये दोनों तो कट गए। अब मेरे को एक बात बताओ, 1/4 है, इसको आपको घंटों में बदलना है। अरे तो 24 से गुणा कर दो, तो 6 घंटे आ जाएँगे, यानी कि ये वाला आंसर आपका एकदम से सही हो जाएगा। आराम से समझ में आ गया अपन को, कोई दिक्कत नहीं लगी। 17 नंबर के ऊपर चल लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन में, हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया जी। कल के पेपर में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, आज फिर रिपीट हो रहा है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जबकि ईज़ी बहुत है ये। क्या है? इसके अंदर बोला है कि एक धनराशि उधार ली है अपन ने 980 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों के ऊपर। यानी कि जो भाई किस्त तो सेम होती है, तो 980 रुपए की किस्त बाँधी है उसने। 4% चक्रवर्ती ब्याज है और उधार ली गई राशि यानी कि अपन से प्रिंसिपल पूछ रहा है। काफ़ी ईज़ी है। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर अपन को पढ़ के ये समझ में आया कि उसने चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर पैसे लिए थे, 980 रुपए की किस्त बंधवाई थी और 4% रेट थी। वो अपन से बस ये पूछ रहा है कि पैसे लिए कितने उसने, और लगभग यानी एप्रोक्स आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कटेंगे जो भी है वो अपन देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए बेस्ट मेथड है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो सीरियसली में बहुत ईज़ी होती है सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। एक धनराशि है, वो कितनी थी? 980। चौथी बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पता है कैसे करना है? मैं बताता हूँ। 4% की रेट है उसकी, तो 4% का मतलब कितना होता है? फ्रैक्शन 1/25 होता है। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है, मतलब 25 के ऊपर 26 हो रहा है, ठीक है? पर ये तो पहले साल का है, उसने 2 बराबर किस्तें भरी हैं, मतलब 2 साल के लिए उसने पैसे लिए हैं। तो अगले साल के लिए क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होती है? ये किस्त होती है अपनी। किस्त तो भई सेम होती है हर बार, मतलब सेम किस्त भरते हो आप। तो अगर यहाँ पे 26 का स्क्वायर है, तो ये भी 26 का स्क्वायर बनाने के लिए 26 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं मेरी मर्ज़ी से तो 26 से नहीं कर सकता ना, पूरे रेशियो को करना पड़ेगा, यानी इधर भी 26 से गुणा होगा, ठीक है। फर्दर कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे? मेरे को एक बात बताओ कि जो आपकी किस्त है, वो तो आपने बराबर कर ली, 26 का स्क्वायर 676 होता है, और एक और साथ में मैं इसके हर बार बताता हूँ, तो इसका स्क्वायर 576 होता है, याद रखने के लिए। 26 इंटू 25 अपन सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे प्रिंसिपल अपना? 625 और 25 जोड़ा तो 650 आ गया। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 हो गया। ये अलग-अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अपना प्रिंसिपल टोटल कितना आ गया? 1275 आ गया, और किस्त अपनी कितनी आ गई? 676 आ गई। भई एक बात बताओ मेरे को, किस्त आपकी 676 आई है और आपको किस्त की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 980। यानी जो 980, भई एक फ़ॉर्मूला ध्यान में रखो, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। 980 जो वैल्यू है वो किस्त की है, यानी 676 की है। अपन को निकालनी किसकी है? प्रिंसिपल की निकालनी है, सम बोरोड वाज़, तो यानी 1275 की वैल्यू निकालनी है। तो 1275 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? अब भैया जी इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी मजबूर हूँ। ये कटेंगे नहीं, और बहुत मुश्किल है ये कैलकुलेशन, मेरे को भी पता है। एग्ज़ाम के नज़रिए से ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। या तो पेपर का लेवल पूरा इस तरीके से मेंटेन्ड होगा कि इस एक क्वेश्चन में आप पूरी कैलकुलेशन कर पाओ, या फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं आएगी। कैसे? क्योंकि देखो, भई इसका आप 2 से भाग करो, तो ये आ जाएगा 338। इसका 2 से भाग करो तो कितना आ जाएगा? 490। अब देखो फिर से काटो इसको 2 से एक बार, मतलब 4 से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 1 6 और 9, और इसको काटो तो कितना आएगा? ये आएगा 2, फिर 4 और फिर 5।
अब मेरे को बताओ 245 को 1275 से गुणा करना और 169 से डिवाइड करना, मतलब है तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग खेल, और ऑप्शंस भी देखो मतलब इतने क्लोज़ हैं। ये काफ़ी क्लोज़ माने जाते हैं ऐसी कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन, वरना तो अपन अप्रोक्सिमेशन लगा देते हैं। बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन टाइम खाएगी ये चीज़, कम से कम भी 1 डेढ़ मिनट खा जाएगी आपकी। तो वैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आता है 1848 पॉइंट कुछ-कुछ, मैंने भी कैलकुलेटर में किया था। तो ये वाला आप टिक कर देना ऑप्शन वैसे तो। बाकी एक बार इस कैलकुलेशन का अपन तोड़ कोई ढूँढेंगे। अभी के लिए अपन यहीं पे इस चीज़ को छोड़ देते हैं। कंसेप्ट अपन को समझ में आ गया। आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन पक्का उसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। आगे चल लेते हैं 18 नंबर के ऊपर। अब ये देखो भई, ये क्वेश्चन के अंदर कई बच्चे क्या करेंगे, भई करने में दिक्कत कोई नहीं है। आप ये क्यूब प्लस क्यूब करके माइनस क्यूब कर सकते हो। आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हो। जो आपको बेटर लगे वो करो। लेकिन एप्रोप्रिएट मेथड क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि भाई देखो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस में c का क्यूब, लेकिन यहाँ पे तो माइनस दिख रखा है। अरे तो है ये कायदे से ये चीज 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस में माइनस 90 का क्यूब। और आपको एक चीज पता है, मैंने बताई भी थी आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन होती है, मैं दिखाता हूँ, मैं वहां पे लेके चलता हूँ। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे ही थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc के बराबर रख सकते हैं। यही चीज अपन को यहाँ पे अप्लाई करनी है। मैं बताता हूँ कैसे करनी है। देखो भाई 70 प्लस 20 90, 90 माइनस 90 यानी 0 के बराबर ये आ रहा है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आप 3abc बता सकते हो। यानी क्या आ जाएगा, 3 इंटू ए की वैल्यू 70 इंटू बी की वैल्यू 20 इंटू सी की वैल्यू माइनस 90। तो 90 मैं यहाँ लिखता हूँ और माइनस में यहाँ लगाऊंगा। और भाई पहली बात तो आंसर माइनस में आएगा, यानी ये और ये तो उड़ गए। 2 खिलाड़ी तो अपन ने उड़ा दिए, 2 बचे हैं। अब इनमें भी नॉर्मल सी बात है। देखो 7 ये 21, 21 दूनी 42, 42 इंटू 9 करेंगे 378 वाला अपना आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही है अपना। अपन चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। बोनस है भाई, 35 भाग 5 7 होता है, 7 इंटू 15 105 होता है। तो 5 माइनस 105 प्लस 5 और बटे 10। तो ये कितना आ जाएगा, 105 में से 10 जाएँगे तो माइनस का 95 आएगा, बटे 10 करना है, यानी माइनस में 9.5 आएगा। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है। आसान-आसान क्वेश्चन थे आज के पेपर में, कोई 1-2 क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, बढ़िया लेवल के थे या कैलकुलेटिव थे, बाकी बढ़िया पेपर था आज का। इसमें क्या दे रखा है कि पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि करनी है। बढ़ोतरी से पहले कीमत इतनी थी। भई बढ़ोतरी से पहले कीमत आपकी 82 थी। अब आपने कीमत को कर दिया 82 के ऊपर आपने 5% कीमत बढ़ा दी। एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आगे चलते हैं। इसने क्या बोला ये ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है, वो हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरे महीने में वो इतनी गाड़ी चला रहा है और उसकी कार जो है वो 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। मेरे को एक बात बताओ, किसी की कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही है, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में आपकी कार 15 किलोमीटर चल के जा रही है। बिल्कुल। तो पहले ये तो निकालो कि आपने पूरे महीने में तेल कितना खाया, आपकी गाड़ी तेल कितना पी गई। तो 3045 किलोमीटर चले, 15 का एवरेज दिया, अपन ने इसको काटा तो 203 आएगा। यानी इस बंदे की गाड़ी हर महीने 203 लीटर तेल खाती है। ठीक है। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई? भाई देखो, इसको निकालो आप, तो ये कितना आएगा, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41 बटे 100 करेंगे तो 4.1 की वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। पहले 82 थी, अब 4.1 की वृद्धि होके जितना भी हो जाए उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो उसका जो 203 लीटर तेल था, वो जितने भी रुपए का आ रहा था, उसमें वृद्धि तो 4.1 गुना की हो जाएगी ना। अब देखो इसको गुणा करना काफ़ी ईज़ी है, कैसे करेंगे? 41 दिए 123 होता है, तो मैंने 23 लिख दिया और एक कैरी लग गई, 41 दूनी 82 होता है, 82 और 1 83 हो जाएगा। 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 832.3 हो जाएगा अब उसका खर्चा बढ़ के। तो 832 वाला ऑप्शन अप्रोक्सिमेटली अपना सही आ जाएगा। इसने भी अप्रोक्स ही पूछा था, आराम से सिम्प्लीफाई कर लिया। 21 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि वर्तमान में ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। भई ए और बी की एज लिखो, प्रेजेंट एज लिखो। ए छोटा है 8 वर्ष, तो आप ए को x मानो और बी को x प्लस 8 मानो। कैलकुलेशन में माइनस लाना थोड़ा-सा ऐसे माना जाता है कि आपको फँसाएगा। तो अपन ने ऐसे मान लिया कि x प्लस 8 है। आगे क्या बोल रहे हैं कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1 और 2 के अनुपात में थी। भई 1 और 2 के अनुपात में थी। x की आयु 4 वर्ष पहले ये थी। बी की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी? x प्लस 8 माइनस 4। इनका अनुपात 1 अनुपात 2 था। ठीक है।
अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? अरे भाई एक बात बताना मेरे को, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, चाहे आप इसमें ऑप्शन रख लो। जो आपको बेटर लगे वो सिंप्लीफाई करो। भाई मैं तो ऑप्शन रख के करूँगा। तो देखो पहले मैंने 18 रखा, 18 माइनस 4 होता है 14 और 18 प्लस 4 होता है 22। ये तो नहीं आएगा 1/2। अब 12 रखेंगे, 12 माइनस 4 8 और 12 प्लस 4 16। आ गया 1/2 बिल्कुल। यानी 12 सैटिस्फाई कराए तो 12 आंसर टिक मत कर देना भाग के। इसने क्या पूछा है? मेरे x की वैल्यू 12 आई है, यानी इसकी उम्र 12 है, इसकी 12 और 8 20 है। इसने क्या पूछा है कि वर्तमान में b की आयु, अरे तो b की आयु 20 है तो 20 वाला ऑप्शन सही होगा। ये ध्यान रखना, अपन ने वो x निकाला था, वो एज नहीं आई थी। टिक मत कर देना आप उसके ऊपर। अपन चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु को 18% की हानि पे बेचा। कोई एक वस्तु थी, उसे 18% की आप हानि पे बेचोगे, मतलब उस वस्तु को आप ₹82 में बेचोगे अगर ₹100 की चीज़ है तो, ठीक है। यदि उसने इसे ₹960 अधिक में बेचा होता, ₹960 अधिक का बाद में आते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, तो उसे 12% का लाभ होता। अरे किसी चीज़ पे 12% का लाभ होगा मतलब आप उसे 112 में बेचोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, इसने बोला कि 960 अधिक में बेचा, अपने कितना अंतर आ रहा है? 30 का अंतर आ रहा है। वैल्यू बटा किसकी होना चाहिए जिसकी। 960 जो इसने अधिक वैल्यू दे रखी है वो 30 अधिक की तो है, ठीक है। इसने पूछा क्या है कि यदि वस्तु को 3840 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? उस पे बाद में आते हैं। पहले आप ये तो निकालो कि वस्तु एक्चुअल में कितने की थी। भाई 100 का मान निकालना है। ये 0 बार कटेगा, ये इससे 32 बार कटेगा। चीज थी एक्चुअल में ₹3200 की, बेचा उसे 3840 में। फायदा कितने का हुआ? फायदा आपको हुआ ₹640 का। इन दोनों को घटाया मैंने। मेरे को तो ये निकालना है कि लाभ का प्रतिशत क्या हुआ। लाभ पूछता तो 640 करता, प्रतिशत पूछ रहा है तो 3200 पे फायदा हो रहा है उसे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 32 से 64 2 बार कटता है और 0 लग जाएगा। 20% का उसे फायदा हो रहा है। आराम से आप सी पे टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भाई इसने क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उनकी लंबाई दे रखी है क्रमशः। आपको ये समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेनस बताना है। भाई ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, इसने इसकी 3 भुजाएं दे रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 खास बात बताऊंगा इस क्वेश्चन में, भाई ध्यान से सुनिए। अगर आप रुके हुए हो तो क्या बताता हूं। जो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें हाइपोटेनस जो होती है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी होती है। बाकी जो 2 हैं परपेंडिकुलर और बेस, उनको आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई एक बात तो ये तय हो गई कि जो भी आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, सबसे बड़ी भुजा यही है, ठीक है। अब दूसरा, इसके अंदर 2 तरह के बच्चे बँट जाते हैं। कैसे बच्चे? कि भाई एक बच्चा तो ऐसा होगा जो इसको पाइथागोरस लगाएगा, इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, जोड़ेगा, उसके स्क्वायर के बराबर करेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फँस के रह जाएगा, टाइम निकाल देगा पूरा। अपन टाइम बचाएँगे, कैसे? अरे भाई, जो भी आंसर होगा वो इन्हीं ऑप्शंस में से होगा। ऑप्शनों को सैटिस्फाई करवाओ इसके अंदर। पहले मैं 6 रखूँगा, 6 माइनस 1 5 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है, 6 प्लस 3 9 होता है। क्या आपने कभी 5, 7 और 9 का ट्रिपलेट पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। 10 रखो, 10 माइनस 1 9, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 3 13, नहीं पढ़ा। 12 रखो, 12 माइनस 1 11, 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 3 15, ये भी नहीं होता। अरे लास्ट में तो होगा ही, ये तो आंसर आएगा ही। 7 माइनस 1 6, 7 प्लस 1 8, 7 और 3 10। लेकिन 6 8 10 सुनना मेरी बात, भागना नहीं है। 6 8 और 10 अपना पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो 7 आंसर नहीं है। अरे भैया जी 7 x की वैल्यू आई है। इसने मेरे से ये पूछा था कि x प्लस 3 का मान क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होगा मतलब? तो कर्ण क्या होगा? 7 के अंदर 3 जोड़ेंगे यानी कि 10 होगा अपना कर्ण। और आप अगर यहां से डायरेक्टली करना चाहते हो तो 10 जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है आपकी, यानी कर्ण आपका 10 हो जाएगा। 10 वाला ऑप्शन अपन को सही करना है, ठीक है। अपन चल लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 24 नंबर में क्या बता रखा है कि ये क्यूब प्लस ये क्यूब प्लस ये क्यूब बराबर ये दे रखा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू निकालना बहुत इजी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। भाई देखो एक चीज पता है अपन को, अब भाई आज तीसरी बार ये चीज यूज हो रही है। देखो मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में चलते हैं एक बार अपन, और अपन ने एक चीज देखी थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये बराबर में 3abc टाइप्स जब चीज होती है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, यही आपको अप्लाई करनी है बस। लेकिन एक गलती मत कर देना, मैं बताता हूँ क्या। कई बच्चे से पहचानने में गलती कर देते हैं। कैसे? देखो उनको a क्यूब दिख रहा है, बी क्यूब दिख रहा है, सी क्यूब दिख रहा है, अरे बराबर में उनको 3abc दिखाई नहीं पड़ता है। अपन दिखाएंगे उन्हें। जैसे देखो ये a है, इसको सोल्व कर लो आप।
तो देखो ये क्या है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 1/2 है, ठीक है। अगले वाले को सोल्व करो, ये क्या है, 9x प्लस में 2 अपॉन में 3 है, मैंने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। इसे सोल्व करो, 6x माइनस 1 अपॉन 6 है। तो देखो, आप बच्चों को 2x प्लस 1 दिख रहा है, 9x प्लस 2 दिख रहा है, 6x माइनस 1 दिख रहा है। 3 कहाँ है? 3 एबीसी वाला। अरे तो 3 से 3 काट के इसने 2 इंटू 6 1/12 बना दिया और कुछ नहीं किया इसने। तो बात एक ही है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? मैंने क्या बोला, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। यानी x प्लस 1/2 प्लस में 3x प्लस 2/3 और प्लस में x माइनस 1/6 को बराबर कर दो शून्य के। शून्य के बराबर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा और आपको नंबर देके जाएगा। कैसे करेंगे? 3 और 1 4 और 1 5, 5x आ गया। और अब इसको और उसको सिंप्लीफाई कर लो। और मैंने बताया है आपको कि इनको सिंप्लीफाई करके एलसीएम कभी मत लो, इनका बेस सेम बना लो। तो देखो भाई, यहाँ 6 सबसे मैक्सिमम है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। इसको 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसको 6 बनाने के लिए ये तो 6 है ही, बराबर 0। देखो 4 और 3 7, 7 माइनस 1 6/6, यानी 1 आ गई इस इतने इतने की वैल्यू, यानी 5x प्लस 1 बराबर 0। भैया जी x निकालोगे तो -1/5 आ जाएगा कायदे से और आप ये टिक कर दोगे। बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, जो कि एक बोनस रहता है अपने लिए हर पेपर में। डीआई का क्वेश्चन है। कैसे? देखो, नंबर ऑफ कार्स जो पास हुई हैं 6 बजे से 8 बजे के बीच में। कलर बदल लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा वरना। 6 बजे से 8 बजे के बीच में यहां तक की कार पार हुई है। ये देखो, ये 6 बजे, ये 7 बजे, ये 8 बजे, मतलब कि कार हो गई 70 और 105, ठीक है। 70 और 105, कोई दिक्कत नहीं है। कार जो 9 से 11 के बीच में पास हुई, 9 से 11 के बीच में यहां से यहां तक 115 और 95, 115 और 95। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई? इनको जोड़ा 175 आया, इनको जोड़ा तो आया 210। अब ये कटेंगे, पक्का कटेंगे। 5 से काट दो, चाहे 7 से काट देते हैं। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 7 से 30 बार, 5 से काटा तो 5/6 आ गया। 5:6 आप टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आज का अपना पीटीएस 25 नंबर पूरा सिंप्लीफाई होता है। इसी तरीके से अपन ने सारे पीटीएस और भी सिंप्लीफाई कर रखे हैं। आपको जो भी जाके देखना है वो आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, ये सारी प्लेलिस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्लेलिस्ट है ये मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स वाली। भैया जी, इसको जरूर सिंप्लीफाई करना है। इस प्लेलिस्ट के अंदर इतनी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है मैंने, इतना टाइम सेव करने के लिए आपको कंटेंट दे रखा है कि मतलब बहुत ज्यादा। आप इतना टाइम बचा लोगे, इतनी स्पीड अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा देख के। प्लीज जाके ये चेक करिए। अपन मिलते हैं अगले पीटीएस के सोल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।